just tore my Achilles. I just tore my Achilles. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करते हैं सैमसन डॉडा की। और सैमसन डॉडा गाइस इस वक्त वैसे तो अपना ऑफ सीजन ही कंटिन्यू करने वाले हैं, बट उसके साथ ही अभी इन्होंने इसी वीकेंड को फॉयदाबे चैंपियनशिप वहाँ पर जाकर गेस्ट पोजिंग करी है। एंड मैन 19 वीक्स आउट के हिसाब से ही लुक रियली मैस। मतलब आप देखो अभी भी मिस्टर ओलंपिया में 19 वीक्स और थोड़े से 19 से कम वीक्स बचे हैं। उसके बाद भी गाइस अपना ऑफ सीजन ये अभी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। और यही नहीं, जून के एंड में यानी इसी मंथ के एंड में जाएंगे ऑक्सीजन जिम कुवैत में। तो वहाँ जाने का रीज़न क्या है ये तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज देखो अगर आप ऑफ सीजन कंटिन्यू करना चाहते हो तब तो ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ भाई आपको ऑफ सीजन कंटिन्यू करना है, मसल मास ऐड करनी है और ज़्यादा ह्यूज बनना है और ज़्यादा फ्रीकियर बनना है, तब तो समझ में आता है। बट अब तो जब आप वहाँ पे जाओगे जून के एंड में तो आपके 15 वीक्स मैक्सिमम 16 वीक्स बचे होंगे आपके मिस्टर ओलंपिया में। उस टाइम पर तो आपकी प्रेप स्टार्ट हो जाती है और नहीं भी होती तो 2-3 वीक में हो ही जाती है। तो 2-3 वीक्स में आप कितना ऑफ सीजन का अपना मसल मास ऐड कर लोगे, राइट? तो मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा इनका समझ में नहीं आया। बट अगर इस गेस्ट पोजिंग की बात करें गाइस तो इस गेस्ट पोजिंग के हिसाब से ही लुक रियली मैसिव। मसल्स बहुत ज़्यादा फुलर साइड पर लग रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐड कर लिया साइज अपने फेम पर, लुकिंग वे बिगर। बट उसके बाद गाइस आप देखोगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पीपल आर रियली हेटिंग ऑन हिम। मतलब पता नहीं कैसे टाइट्स पूरी तरह से सैमसन की तरफ से चेंज हो गई हैं एंड पीपल आर नॉट लाइकिंग हिम। लोगों के कमेंट्स देखो, ये हार्डी और डेरेक और निक से तीनों से हारते ही रहेंगे जब तक अपनी कंडीशन को नेल नहीं कर लेते। ये पूरी तरह से हाइप है और ये हाइप मुझे नहीं पता क्यों चल रही है इनको लेकर। ये मैं नहीं बोल रहा गाइस, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, इनको लेके कमेंट्स हो रहे हैं। पीपल आर नॉट इम्प्रेस्ड क्योंकि देखो सैमसन हमेशा से ट्राई कर रहे हैं मसल मास लेके आने का, फुलर आने का, लेकिन साथ में कंडीशन कभी भी उस लेवल की नेल नहीं कर रहे। जो एक लास्ट कॉफिन में नेल होता है ना, वो ये बिल्कुल पिन नहीं कर पा रहे, उसको ये हैमर डाउन कर ही नहीं पा रहे। और वहाँ से अपने प्लेसिंग को और अप करना इनके लिए अब और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज देखो सारे लोग इंप्रूव कर रहे हैं, इनके भी इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंडीशनिंग अब जो जजेस इस पॉइंट पर आकर ना आपकी इंप्रूवमेंट्स इतना काम नहीं करेंगे जितने की कंडीशनिंग काम करेगी जब आप टॉप 3 के लेवल पर ऑलरेडी आ चुके हो। अब देखो मसल मास और नहीं चाहिए, आई थिंक सैमसन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिगर हो चुके हैं। एक बार थोड़ी सी मसल मास कम करके थोड़े से अंडर फ्रेम में आ जाए, 300 पाउंड्स के अंदर आ जाए और उसके बाद कंडीशनिंग नेल करके आ जाए, मैं श्रेडेड आ जाए पूरी तरीके से। मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ कि डायरेक्ट को भी बीट कर देंगे। पूरा वो कैलिबर रखते हैं, पूरा पोटेंशियल रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल फिजिक है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे ये प्रपोर्शंस में लैक करते हैं। और आपने देखा ना आर्नोल्ड क्लासिक में थोड़े से कंडीशन आए थे, थोड़े से अपनी बेटर फॉर्म में आए थे, थोड़े से ज्यादा श्रेडिड आ गए थे और वहां पर देखो हार्डी के क्लोज मान लिया था जजेस ने इनको। तो देखो इनको करना क्या है, सीधा सिंपल है इनके लिए, थोड़े से ज्यादा कंडीशन, थोड़ा सा ज्यादा खुद को पुश करना है, उस लेवल पर पुश करके जजेस के सामने ये प्रेजेंट करना है कि हाँ भाई देखो मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, पहले से अच्छा पैकेज लेकर आया हूँ। और जजेस उसी चीज पर इनको रिवॉर्ड कर देंगे बिकॉज जजेस यही कर रहे हैं आजकल। आपकी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, आपका पैकेज लास्ट टाइम से ज्यादा इंप्रूव दिखना चाहिए एंड दैट्स इट। अगर आप लास्ट टाइम जैसे सेम भी आ गए ना, सेम कंडीशन लेकर आ गए तो जजेस को वो समझ में नहीं आएगी चीज़, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो हार्डी हो, चाहे वो निक हो। अगर आप इंप्रूव्ड आए तभी जजेस उस चीज़ को सराहेंगे और वही चीज़ इनको करनी चाहिए। बहुत ही बैलेंस पैकेज है गाइस, मुझे डायरेक्ट से भी ज़्यादा बैलेंस पैकेज इनका लगता है बिकॉज डायरेक्ट की बैक उनके फ्रंट को डोमिनेट करती है, बहुत ज़्यादा ओवर पावर करती है, जबकि सैमसन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। बट सैमसन की देखो एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपके नोटिस में आ रही होगी यहाँ पर, और वो है इनकी कॉर्ड्स। इनकी कॉर्ड्स आर बीइंग रियली मैसिव। मतलब इसमें से अगर थोड़ी सी ये कॉर्ड स्लिप्स दे देना निक वॉकर को तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ वही है, अब सैमसन के पास ये सारी चीज़ें हैं तो सैमसन के पास कमी किस चीज़ की है, उस कंडीशन की, उस शेड्यूल आने वाली चीज़ की। क्या आपको लगता है सैमसन इस बार डायरेक्ट को, निक को, हार्डी को बीट कर पाएंगे या फिर इन तीनों में से किसको बीट कर पाएंगे? वैसे निक के तो देखो मुझे ओवर प्लेस होते हुए लग रहे हैं जैसे जजिंग क्राइटेरिया आजकल चल रहा है। हार्डी के भी ऊपर प्लेस हो सकते हैं गाइस। यूके में जजेस ने क्लियर कर दिया था कि आप थोड़ा सा भी इंप्रूव आओ तो हम हार्डी के ऊपर आपको प्लेस कर देंगे। बाकी डायरेक्ट को इनका मुकाबला हो सकता है। पीपल आर हेटिंग ऑन हिम, इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक बहुत ही इंप्रूव पैकेज लाना पड़ेगा ताकि इस बार फिर से पीपल इनकी साइड हो जाए। नहीं तो इनकी हाइप, इनकी जो पूरी एक रेल चल रही थी ना, वो रुक जाएगी। एनीवेज अब चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट अपडेट पर जो है एंड्रू जैक की। एंड एंड्रू जैक इज नॉट गेटिंग इन शेप। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्या रीज़न है मेरे ये चीज़ कहने का? क्योंकि टेक्सास प्रो में सिर्फ 9 वीक्स बचे हैं गाइस, 9 वीक्स से भी कम टाइम बचा है टेक्सास प्रो में और वहाँ पर ये कम्पीट करने वाले थे। और उसके हिसाब से इनकी कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही और प्रेप वगैरह इन्होंने स्टार्ट करी है ऐसा भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा। अब वो बात अलग है कि सैमसन डॉडा की वाइफ इनको ट्रेन कर दें, तो अब ये एक थोड़ा मजाक की बात हो गई। चलो सैमसन डॉडा की वाइफ को लेकर आजकल बहुत सारे जोक्स चल रहे हैं तो मैंने भी थोड़ा सा क्रैक कर दिया। एनीवेज गाइस ही इज डेफिनेटली लुकिंग द सेम बिगर जैसे पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में लगे थे, उसी तरह से मैसिव साइड पे लग रहे हैं।
हैं, मसल मास बहुत ऐड कर ली है। और एंड्रू वैसे तो बोल रहे हैं कि टेक्सास प्रो में वो कम्पीट करेंगे, मतलब इन्होंने अपने एक वीडियो में बोला था, साथ में इनके कोच ने, क्रिस असीतो ने ही बोला था टेक्सास प्रो के लिए एंड्रू जैक प्रेप करने वाले हैं। बट जिस तरह से अब इनकी कंडीशनिंग लग रही है ना गाइस, बहुत ही सॉफ्टर साइड पे, बहुत ही बल्कि साइड पे, मतलब कोई भी चेंज नहीं लग रहा। और 8-9 वीक्स मेरे हिसाब से तो गाइस बहुत कम होते हैं। बाकी एंड्रू जैक इज अ सुपर ह्यूमन, उनके हिसाब से हम कह नहीं सकते, लेकिन रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं कि ही इज़ नॉट गोइंग टू कम्पीट दिस ईयर। यस गाइस, इनकी कंडीशन को देख के, इनके शेप को देख के, और वैसे भी मार्केट में बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग पेजेस पे, चैनल्स पे बहुत सारे रूमर्स हो रहे हैं कि अब ये कम्पीट नहीं करने वाले इस साल। और उसके पीछे गाइस एक रीज़न सेम सा बताया जा रहा है कि ये अपने मसल्स को सीजन करना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों करना चाहते हैं गाइस? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा क्विंटन बीस्टवुड के साथ क्या हुआ। अपने मसल्स को उन्होंने ऐड करा, जैसे ही शो के लिए उन्होंने कंडीशन होने की तैयारी करी, सारा मसल मास उन्होंने लूज कर दिया। इसका एक मेजर रीज़न ये भी था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उस मसल को सीजन नहीं करा था, बहुत ज़्यादा टाइम उस मसल को ऐड करे हुए उनके फ्रेम पर नहीं हुआ था। यही चीज़ हमने डेरेक के साथ भी देखी थी लास्ट ईयर, या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर, जब हैनी ने यही बात करी थी कि सीजन करना होगा मसल को, तभी वो मसल आपके फ्रेम पर रुकेगा। नहीं तो आप इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग को चेस करोगे न्यू मसल के साथ तो आप उसे लूज कर दोगे। और मेरे ख्याल से जहाँ तक ये रूमर्स हैं एंड्रू जैक के बारे में, वो इसी चीज़ को लेकर हैं कि अपने मसल्स को ये सीजन करना चाहते हैं। और अगर ये नहीं करा तो जैसे ये प्रेप स्टार्ट करेंगे, जो भी मसल मास इन्होंने ऐड करी है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस, ये उसे लूज कर देंगे। तो आई थिंक एक ये बहुत सही अप्रोच है अगर इसे फॉलो करते हैं तो। वैसे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा मैसिव इनके आर्म्स वगैरह लग रहे हैं, इनकी बैक पे भी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो डेफिनेटली गाइज एंड्रू की इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा। और आप सोचो एक और ऑफ सीज़न, एक लंबा ऑफ सीज़न, मतलब अगर नेक्स्ट ईयर तक ये खींच लेते ना इस ऑफ सीज़न को, जो कि मुझे तो लगता है, मैंने अगर चलो ये कम्पीट कर भी रहे हो टेक्सास प्रो में, मैं चाहता हूँ ये कम्पीट ना करें, एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ सीज़न लें, एक लंबा और ज़्यादा 6 से 8 महीने और बढ़ाएं इस ऑफ सीज़न को, मसल को सीजन करें और ज़्यादा मसल मास ऐड करें। उसके बाद कंडीशन होकर मैन सीधे एक टॉप कंटेंडर की तरह शो को जीतने के लिए आए, मिस्टर ओलंपिया के लिए। डेफिनेटली एक बड़ी हुई मसल मास के साथ ये फ्रेम, ये एस्थेटिक्स, ये शेप, ये सिमेट्री, ये प्रपोर्शंस, डेफिनेटली मैन इनको कोई नहीं रोक सकता। सैमसन भी नहीं रोक पाएंगे, डायरेक्ट भी नहीं रोक पाएंगे। डायरेक्ट की बैक चाहे कितनी ही डोमिनेटिंग हो, बट एंड्रू जैक के जो प्रपोर्शंस हैं ना, जो एस्थेटिक्स हैं, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको रोक पाना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही अप्रोच मेरे हिसाब से तो गाइस इनको फॉलो करनी चाहिए। क्रिस असीतो को भी यही सोचना चाहिए। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है, क्योंकि देखो अब इतनी इंप्रूवमेंट्स कर ली, इतना साइज वगैरह ऐड कर लिया, अब अगर ये कंडीशन होने का है, काफ़ी चांसेस है उस मसल को काफ़ी ज़्यादा ही लूज कर देंगे। बट उसके बाद भी गाइस अगर उस तरह से नहीं आए, थर्ड क्रैक कर लिया, फोर्थ क्रैक कर लिया, अपनी प्लेसिंग ऊपर कर ली, तब भी ये टाइटल के पास तो नहीं आएंगे ना। लेकिन अगर इस ऑफ सीजन को बढ़ा लेते हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर पूरी तरह से कंटेंडर बन जाएंगे, जिस तरह के इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। आप देखो कितना कम टाइम हुआ इनको, आई थिंक 12-13 वीक्स इन्होंने ऑफ सीजन करा है, और उसमें देख लो मसल मास किस तरह से ऐड करी है। तो इनका फ्रेम रुकना नहीं चाहता, इनका फ्रेम ग्रो होना चाहता है, बट उसको वो टाइम दिया जाना चाहिए। और मैं टोटली बिलीव करता हूँ कि टेक्सास प्रो में देखो अगर ये आए, इनका शो है जो कि हमेशा से 2 साल से ये जीतते हुए आ रहे हैं, और ये अपना शो ही बोलते हैं उसे, तो हाँ ये जीत जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। क्वालिफाई करने में इनके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी। अब तो वहाँ हंटर भी कम्पीट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू विन द मिस्टर ओलंपिया। और वही चीज़ इनको टारगेट करनी चाहिए, किसी टेक्सास प्रो या किसी दूसरे शो को नहीं। थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, चलो भाई दे दो, कोई नहीं, बहुत चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन मेन टारगेट वही होना चाहिए, इनकी आई ऑफ द टाइगर होनी चाहिए। बाकी एनीवेज अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि इतनी अच्छी आपको शायद ना लगे, बिकॉज वो है जेरेमी से रिलेटेड। अब देखो जेरेमी से रिलेटेड अपडेट हो और इतनी अच्छी ना लगे, बिकॉज आप लोग तो वेट करते हो उनकी अपडेट्स का, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज लास्ट कुछ वीक्स में गाइस, मतलब 40-50 दिन के गैप के अंदर ही इन्होंने 2 बार अपनी अकीलिस टेंडन, यानी कि अपनी एडी वगैरह में जो इंजरी थी उसे दोबारा से कर लिया है। अब उसके बाद ये बहुत ज़्यादा रेस्ट एंड रिकवरी मोड में है। और पहले तो मुझे यही लगा था कि इस साल ये कम्पीट करते हुए मैं नहीं दिखेंगे, जब पहली बार ही हुई थी, बट उसके बाद ये काफ़ी पॉजिटिव थे, काफ़ी अच्छे से रेस्ट एंड रिकवर करने के बाद इन्होंने बोल दिया था कि भाई कम्पीट करने का मेरा कोई प्लान चेंज नहीं होने वाला, और अपना ऑफ सीजन मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। काफ़ी एक्साइटेड भी थे इस ऑफ सीजन में चेंजेस करने के लिए, इंप्रूवमेंट्स करने के लिए, खास तौर पे जब एक 5 साल के गैप के बाद इन्होंने 8th प्लेस फिर से सिक्योर कर ली थी, मतलब टॉप 10 के अंदर आ गए थे। तो इनको ये पता था कि अब मैं और इंप्रूव कर सकता हूँ, चलो जीतूंगा नहीं चाहे, लेकिन प्लेसिंग और अप कर सकता हूँ, और फिर मैं उसके बाद और आगे जाता जाऊँगा हल्के हल्के। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, तो दूसरी बार इनके अकीलिस टेंडन इंजर्ड हो गई है। और उसके बाद गाइस अब ये पूरी तरह से रेस्ट एंड रिकवर करेंगे। इस साल का इन्होंने सीज़न बिल्कुल अपने लिए खारिज कर दिया है। इन्होंने खुद इस बारे में बात करी है कि अब मेरा फोकस होगा रेस्ट एंड रिकवर पे, और 2025 में कम्पीट करूंगा, इस साल नहीं। तो गाइज आई थिंक अब सदीक हेज़ोविक हमें कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं। बहुत सारे पुराने एथलीट्स और नए आ रहे हैं, तो वो चीज़ हमें कभी नहीं मिलेगी देखने को कि सारे एक साथ स्टेज पर हों, क्योंकि अब देखो जेरेमी के साथ कुछ हो गया, लास्ट ईयर सदीक हमें कम्पीट करते हुए नहीं दिखे,
तो ये शायद एक ड्रीम ही रह जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे इन लोगों की एज बढ़ रही है, इंजरीज वगैरह बढ़ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ना अनसर्टेन हो रहा है इन लोगों के बारे में। अभी देखो नेक्स्ट ईयर ही कम्पीट करने का बोल तो रहे हैं, जो कि मुझे पूरी तरह से लगता है, बिकॉज जेरेमी इस वक्त पूरी तरह से मोटिवेटेड है कम्पीट करने के लिए और 5th टाइटल अपने नाम करने के लिए, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। लेकिन उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही, कभी ना कभी कुछ कुछ होते जा रहे हैं। देखो 40-50 दिन के गैप के अंदर गाइस बहुत ही कम पीरियड होता है, इसमें आपके दोबारा से उसी तरह की इंजरी हो जाना जो आपको पहले हुई है। तो बॉडी भी आपको ना काफ़ी तरह से सिग्नल देती है कई चीज़ों को लेकर। वैसे देखो लेग्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पहले भी मैंने बोला था इस डिवीज़न के अंदर, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से इनका चलना फिरना भी हैम्पर हो गया। अब ये बैठ ही गए पूरी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता उस तरीके से अब ये ट्रेन करने को बिल्कुल भी टारगेट करेंगे अगले 2 से 3 महीने। और उसके बाद देखो ये सीज़न ही कंप्लीट है, बचा ही क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वही है, अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करने की कोशिश करेंगे, ऑफ सीज़न लेने की कोशिश करेंगे। बाकी आप बताओ ये अपडेट आपको कैसे लगी, और क्या जेरेमी को अब दोबारा कम्पीट करने का सोचना भी चाहिए, या फिर अब ये टाइम है कि अपने बूट्स हैंग कर दें। एक रिटर्न करना था वो इन्होंने कर लिया और काफ़ी सक्सेसफुल रिटर्न रहा, एक तरीके से 8th प्लेस सिक्योर कर लेना 5 साल के गैप के बाद। दिस इज समथिंग कमेंडेबल। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है क्योन पियर्सन के बारे में। क्योन पियर्सन अपनी प्रेप स्टार्ट करने वाले हैं कपल ऑफ डेज़ में, इन्होंने बात कर ली है इस बारे में, मतलब अर्ली प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। ये इतना ज़्यादा टाइम अपने ऑफ सीज़न को नहीं दे रहे हैं, और अगर सच पूछो तो ऑफ सीजन में भी इनको चाहिए भी क्यों, इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल साइज अपने शेप पर इन्होंने ऐड कर लिया। आप देख रहे हो कितने मैसिव ये हो गए। अभी इनकी लास्ट अपडेट में मैंने कुछ पिक शेयर करी थी ना, जहाँ पर ये ओपन डिवीजन के एथलीट्स के साथ खड़े थे, बॉडी बिल्डर्स के साथ खड़े थे, तो वहाँ पे भी इतने मैसिव लग रहे थे कि डाउन साइज कहीं से भी नहीं लग रहे थे उनके कंपैरिजन में, कहीं से भी स्मॉलर साइड पर नहीं लग रहे थे। एंड राइट नाउ अपने ऑफ सीजन को कंप्लीट करने वाले हैं, एंड अपना क्रेजी शेप, क्रेजी साइज, क्रेजी एस्थेटिक्स इन्होंने बरकरार रखे, अपनी वेस्ट को खराब नहीं होने दिया। एंड ही इज लुकिंग गाइस वेरी वेरी डेंजरस। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, आई रियली डोंट थिंक इनको कोई भी बीट कर सकता है। शॉन क्लाइडा अपनी जान लगाए बैठे हैं वहाँ पर, इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं जैसे उनका लास्ट शॉट है, एंड डेफिनेटली उनका लास्ट शॉट ही एक तरीके से। इसके बाद मुझे नहीं लगता वो कंटिन्यू करेंगे कम्पीट करना, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता एक अच्छी बैटल के बाद भी वो क्योन पियर्सन को बीट कर पाएंगे, इस क्योन पियर्सन को बीट कर पाएंगे। लास्ट ईयर से अब तक गाइज इन्होंने अपने आप को 2x इंप्रूव कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। जो मसल डेंसिटी हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना इतने कम टाइम में, वो इन्होंने ऐड कर ली है, वो अपने फ्रेम पर ये दिखा रहे हैं। और डायरेक्ट से भी एक अच्छे प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट से अच्छी सिमेट्री होल्ड कर रहे हैं और कंडीशन के साथ। तो ये हर किसी के लिए एक खतरा है, जिस भी डिवीजन में जाएंगे ना ये वहाँ पर एक खतरा बन जाएंगे, सिवाय क्लासिक के। क्लासिक में देखो मसल मास चाहिए, वहाँ पर ये रिटेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हाइट की वजह से इनको मसल मास काफ़ी लूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा, और आई थिंक इनके साथ ये हुआ भी था, लेकिन उसके अलावा मैन किसी भी डिवीजन में डोमिनेट करने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। ओपन डिवीजन में तो जिस दिन ये आ गया ना मैन, डायरेक्ट के दिन खत्म हो जाएंगे। अब ये बात आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये होना है बहुत ही जल्दी, और तब आप लोग मेरी बात को बिलीव करोगे। और ये क्लिप मैं दोबारा से चलाऊंगा। एनीवेज आप बताओ कि आपको लगता है क्योन पियर्सन के सामने किसी भी बॉडी बिल्डर के इस वक्त चांसेस हैं, या फिर शॉन क्लाइडा उनको बीट कर सकते हैं? वेल मुझे तो नहीं लगता, बाकी मैं आपकी ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा। बट एनीवेज अब चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट पे, और वो है ब्लेसिंग अबोदिबो की। अब देखो ब्लेसिंग के बारे में ना काफी टाइम से हमने इस चैनल पर कवर नहीं करा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम एकदम से ब्लेसिंग कहाँ से उठकर आ गया है, तो मैन ब्लेसिंग कहीं से उठ के नहीं आया, वो अपडेट्स लगातार डाल ही रहते हैं। हाँ थोड़ी कम डाल रहे थे, लेकिन हाँ वो ट्रेन रेगुलरली कर रहे थे और कॉमेडी वीडियोस भी बना ही रहे थे। बाकी ब्लेसिंग लास्ट टाइम हमें जब दिखाई दिए थे बहुत अच्छे पैकेज के साथ, वो था इंडी प्रो और न्यूयॉर्क प्रो, दोनों शो इन्होंने जीते थे 2022 में, एंड दे वर अमेजिंग पैकेजेस। उस वक्त ब्लेसिंग को ना टॉप 10 का कंटेंडर बोला जा रहा था, लेकिन मिस्टर ओलंपिया में जैसे ये आए सब ही निराश हुए। 2023 तो इनका सीजन और भी ज़्यादा खराब गया। पहला शो इन्होंने खुद अपनी गाइडेंस के अंदर, मतलब खुद को खुद ही ट्रेन करते हुए कम्पीट करा, वहाँ पर ही अच्छा प्लेस नहीं हो पाए। दूसरे शो के अंदर इन्होंने कोच के साथ वर्क करा, वहाँ पर भी अपने लेग्स को कहीं पर भूल के आ गए, लेग्स को इन्होंने ट्रेन ही नहीं करा। ऐसा लग रहा था कि मेंस फिजिक का एथलीट हो विद ओपन डिवीजन की मास। तो एनीवेज उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम तक कोई अपडेट शेयर नहीं करी। अभी जो अपडेट शेयर करी है मैन, ये अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, मसल मास ऐड कर रहे हैं, बट उसके साथ ही लेग्स की अभी भी कोई अपडेट शेयर नहीं करी है, जहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स चाहिए थी। देखो 2022 में इनके पास बहुत पोटेंशियल था जो लोगों को दिख रहा था, जहाँ पर इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, स्पेशली आफ्टर लास्ट ईयर। अब तो ऐसा है कि मैन अब ये क्वालिफाई कर भी पाएंगे, क्योंकि अगर मसल मास ऐड कर भी ली, अपने लेग्स पर उस तरह से इंप्रूव नहीं करा, या फिर अब तो देखो सीजन बहुत ही आगे बढ़ गया है मैन, बॉडी बिल्डिंग बहुत ही अलग जा रही है। मुझे तो यही मुश्किल लग रहा है कि अब ये कम्पीट करने का अगर डिसाइड करते भी ना इसी सीजन में, तो क्वालिफाई करना भी इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। आई थिंक नेक्स्ट ईयर इनको आना चाहिए, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करना चाहिए, और ज़्यादा इन चीज़ों को टाइम देना चाहिए, और उसके बाद आई बिलीव ही कैन कम्पीट और क्वालिफाई करने का ट्राई कर सकते हैं। बट अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि ब्लेसिंग के लिए कोई भी चांसेस इस क्राइटेरिया के साथ, इस शेप के साथ और इस बॉडी बिल्डिंग की एरा में थोड़ा सा भी बनता है। बाकी आप बताओ क्या ब्लेसिंग आपको लगता है अभी भी एक हाइप अपने लिए लेकर आ सकते हैं, उस तरह से कम्पीट कर सकते हैं, या फिर क्वालिफाई कर सकते हैं? इस बारे में आपकी ओपिनियन जो भी है मैं जानना चाहूँगा।
एनीवेज गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और वो है बहरूज तबानी की। और बहरूज तबानी इस वक्त है गाइस अंडर 3 वीक्स आउट, 3 वीक से कम टाइम है उनका एम्प्रो क्लासिक में, और उसके लिए उन्होंने अपनी फिजिक अपडेट ना शेयर करी है। अब देखो यहाँ पर वो बैटल कर रहे हैं क्रीजो से, विलियम बॉनिक से और आंद्रे प्रेस्टी से। एंड यहाँ पर इस अपडेट में इनको जो हम देखना चाहते थे, मतलब ज़्यादा साइज़ के साथ, ज़्यादा बिगर फ्रेम के साथ, वो ये डेफिनेटली होल्ड कर रहे हैं। बिकॉज देखो आंद्रे प्रेस्टी इज़ गोइंग टू बी ह्यूज, बहुत ज़्यादा मसल मास उन्होंने अपने फ्रेम पे ऐड कर ली है। साथ में माइकल क्रीजो, हम जानते हैं कितना ज़्यादा बिगर फ्रेम है उनका, कितना ज़्यादा ह्यूज और मैसिव वो दिखते हैं स्टेज पर। उनके सामने खड़ा होने के लिए बहरूज के पास कंडीशन तो लाजवाब है, जिसमें वो कहीं लैक नहीं करते। लेकिन ओपन डिवीजन है तो साइज़ भी आपको चाहिए उसी लेवल का, और ये यहाँ पर इस अपडेट के अंदर, अंडर 3 वीक्स आउट अपडेट के अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव, बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे लग रहे हैं। और स्टिल अभी इनके पास टाइम है। अब देखो इनकी कंडीशनिंग यहाँ पर उस हिसाब से नहीं लग रही जैसे हम बहरूज को देखते हैं शो के करीब आते हुए। अब 2 वीक्स अभी भी बचे हैं, 3 वीक्स अभी भी बचे हैं, तो थोड़ा टाइम तो है इनके पास उस चीज़ को इंप्रूव करने का। और हो सकता है अपनी कंडीशनिंग 100% लाना भी नहीं चाहें, 70-80% लाएं, ज़्यादा मसल मास के साथ उसको रिटेन करते हुए, और वही चीज़ इनके लिए काम कर जाए। इनफैक्ट क्रीजो को अगर आप देखोगे गाइस, तो क्रीजो इस वक्त शोइंग ग्रेट वैस्कुलरिटी और कंडीशन इस पॉइंट पर, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्रीजो अपना बेस्ट पैकेज लाने वाले हैं लास्ट ईयर की तरह। लास्ट ईयर जब एम्प्रो प्रो में वो आए थे ना, उन्होंने हेडलाइंस बना दी थी, इतना ज़्यादा इंप्रूव पैकेज के साथ थे। और इस बार उनकी बहुत ज़्यादा अपडेट्स गाइस हमें दिखी बैक को ट्रेन करते हुए, अपनी बैक को इंप्रूव करते हुए। इनफैक्ट इस बार तो मैंने उनकी वो अपडेट भी कवर करी जहाँ पर वो अपने कोर को ट्रेन कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपने मिड सेक्शन को, एब्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो इस बार मुझे डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि माइकल क्रीजो अपना बेस्ट पैकेज हमें दिखाएंगे स्टेज पर, बट इट विल डेफिनेटली बी अ बैटल टू वॉच फॉर शो गाइस। मतलब कोई इसके लिए दो राय नहीं है। मैं बहरूज की फिजिक को बहुत पसंद करता हूँ, बिल्कुल हार्डी जैसी सिमिलर फिजिक है, और मैं एक बार चाहता हूँ ना दोनों एक बार स्टेज पर हमें साथ देखने को मिले। अब ये चीज़ होती है बहुत ही मुश्किल लग रही है, बिकॉज हार्डी इतने ज़्यादा शोज़ में कम्पीट करते नहीं हैं, और करते भी हैं तो ऐसे शोज़ में कम्पीट नहीं करते हैं, वो आर्नो क्लासिक जैसे बड़े शोज़ में ही कम्पीट करते हैं। अब वहाँ पर बहरूज को वीज़ा नहीं मिल पाता, चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हाँ, एक बार अगर ये आमने सामने खड़े हुए ना, इनकी फिजिक, मसल हार्डनेस, कंडीशन दोनों ही देखने में मजा आएगा, क्योंकि एक जैसे बिल्कुल ये कैरी करते हैं। डेफिनेटली टॉलर वर्जन ऑफ हार्डी। यस गाइस, एक टॉलर वर्जन हार्डी का ये बिल्कुल पूरी तरीके से रखते हैं। बाकी क्या आपको लगता है कि बहरूज तबानी को क्रीजो रोक सकते हैं, या फिर क्रीजो को बीट करना उनके अपने ही शो में, यानी एम्प्रो प्रो में, जहां पर ये हमेशा जीतते आए, रोकना पॉसिबल है? वैसे मुझे तो इस चीज़ के चांसेस बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन हाँ, एक अच्छी बैटल देखने का मैं पूरी तरीके से वेट कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से स्पीड से टाइम भाग रहा है, एकदम से 7 वीक्स हो जाते हैं, एक दिन से 5 वीक्स हो जाते हैं, एकदम से 3 वीक्स आउट हो जाते हैं, इतनी जल्दी स्पीड से भाग रहा है। मतलब आप देख लो टेक्सास प्रो में अभी मैंने बोला था 16 वीक्स आउट, 16 वीक्स बचे हैं, और अभी देख लो एकदम से 9 वीक्स बचे हैं। तो आप अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हो। एनीवेज गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताओ, और बताओ आपको क्या लगता है किस एथलीट के बारे में, जेरेमी की अपडेट देख के आपको कैसा लगा, सैमसन की अप्रोच के बारे में आपको कैसा लगा, एंड्रू के बारे में जो ओपिनियन मैंने दी है उसके बारे में आपको कैसा लगा, और क्या आप उस चीज़ से अग्री करते भी हो या फिर नहीं करते। जो भी करते हो यार, जो भी करते हो ना, या फिर दिन में जो भी करो अपने घर में, आप संडे कैसे स्पेंड करो, वही चीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि हमारे चैनल को कुछ तो बूस्ट मिले। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।